जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का क्रैश कोर्स, वो भी फिजिक्स का। ठीक है, जिसमें से हम पार्ट 6 तक जो है कंप्लीट करा दिए थे। आज होगा पार्ट 7 अर्थात पार्ट 7। ठीक है ना, उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे, है ना। उसके बाद आज क्वेश्चन देखेंगे। हम आपको उम्मीद दिलाए थे इस क्रैश कोर्स से आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज देखते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, सर नीचे कीजिए थोड़ा सा। आज का सबसे पहला सवाल है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई माध्यम है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो तरंगों को क्या कर रहे हैं, दो तरंगों को भेज रहे हैं अर्थात संचारित कर रहे हैं, और उस दोनों तरंग का आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो सेम है। ठीक है, तो जब हम दो तरंगों को किसी माध्यम में भेजते हैं, मान के चलिए पहला तरंग है, बात समझ रहे हैं, क्या है पहला तरंग, इसका नाम दीजिए तरंग फर्स्ट। ठीक है, अब उसका दूसरा तरंग इस तरह से हम इसको भेजेंगे। बात समझ रहे हैं, ये दूसरा तरंग हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है सर, जैसे दो तरंग है जिसकी आवृत्ति क्या है, एक समान है, अगर किसी माध्यम में गमन कर रहा है तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर, मान के चलिए यहाँ पर जो है प्रकाश की तीव्रता दिखाते हैं आई से, वो अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम। मैक्स का मतलब हुआ बाबू अधिकतम। मैक्स का क्या मतलब हुआ? अधिकतम। मैक्स का मतलब हुआ अधिकतम, तो आई के साथ मैक्स लगा हुआ, माना प्रकाश की तीव्रता क्या जाती है? अधिकतम। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? अधिकतम। यहाँ पे क्या हो जाएगी? अधिकतम। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? अधिकतम, माना सारा ऊपर और इधर क्या हो जाएगी? अधिकतम। लेकिन कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो हो जाएगी न्यूनतम। क्या हो जाएगी? न्यूनतम। मीन का मतलब हुआ मिनिमम। मीन का पूरा नाम हुआ मिनिमम, और इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम। हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूनतम। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या देखना है कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों को किसी माध्यम में संचारित किया जा रहा है, तो कुछ बिंदु अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम यानी कि महत्तम हो जाती है, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। बात समझ रहे हैं? इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो कैसे बोलना है इसको? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंग किसी माध्यम में गमन कर रहा हो, तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या महत्तम हो जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ रहा है? देखिए, इसी को लिखे बाबू, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचारित हो रहे हो, तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश का परिणामी तीव्रता महत्तम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या देख रहे हैं, व्यतिकरण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता महत्तम हो रही है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो रही है। तो जिस बिंदु पर महत्तम होगी उसको कहा जाता है वो संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं इसको? संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, उसका जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी उसे कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण। बात समझ रहे? इसको क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिक, संपोषी या विनाशी। इसको रचनात्मक व्यतिकरण भी कहा जाता है, रचनात्मक व्यतिकरण। बात समझ रहे हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बात समझ रहे हैं? अब अगला सवाल देखिए, क्या नेक्स्ट ऊपर कीजिए। अगला सवाल है सर, संपोषी व्यतिकरण के शर्त को लिखें। ठीक है, देखिए, इन दोनों व्यतिकरण के शर्त को लिखने के लिए हमको दो अहम मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है सर कालांतर। पहला क्या है? कालांतर। और दूसरा है पथांतर। बात समझ रहे हैं? कालांतर और पथांतर। उसी तरह से विनाशी का भी देखेंगे तो हमको दो चीज देखना पड़ेगा, एक है सर कालांतर और दूसरा है पथांतर। बात समझ रहे हैं? संपोषी व्यतिकरण के लिए जब आप कालांतर का मान निकालिएगा, है ना, तो आपको निकलेगा पता है कितना? 0, है ना, 1 पाई, सॉरी 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई, उसी तरह से 6 पाई, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। बात समझ रहे हैं? और जबकि पथांतर जो निकलेगा वो निकलेगा सर 0
उसके बाद लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेगा संपोसी में, तो कलांतर जो है जीरो और पाई का, ये बताइए तो पाई के जो सामने संख्या है क्या है? 2, सम एक विषम है सर, ये सम है। उसी तरह से पाई के सामने क्या है? 4, ये सम एक विषम है, सम है ना। पाई के सामने क्या है? 6 सम एक विषम है, सम है। इसका मतलब हुआ सर कलांतर जो है जीरो और पाई का सम गुणक होगा। बात समझ रहे हैं? जीरो और पाई का क्या होगा? सम गुणक होगा। अब ये चीज ये कहां से आया? इस चीज को प्रूव करना होता है बाबू, है ना। ये क्रश कोर्स चल रहा है इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर, हम डायरेक्ट आपको बता दिए, है ना। तो कलांतर जो है जीरो और पाई का क्या होगा? सम गुणक होगा। लेकिन पथांतर देखिए, पथांतर जीरो तो ही है, तो लेमडा के आगे कुछ नहीं तो सर 1 है ना। लेमडा के आगे कुछ नहीं तो 2 है ना। लेमडा के आगे कुछ नहीं तो 3 है। तो सर 1 2 3 4 सब बना रहा, ये हो जाएगा सर पूर्ण गुणक। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण गुणक। तो देखिए कलांतर में क्या लिखा है संपोसी में, कलांतर जो है जीरो या पाई का सम गुणक हो, यहाँ पे दे दीजिए गुणक हो, है ना। इसका मतलब अर्थात दोनों तरंगे समान कला में हो। बात समझ रहे है ना। उसका कह रहा है पथांतर जो है जीरो या पाई का पूर्ण गुणक हो, है ना। जीरो या लेमडा का, सॉरी पाई का, लेमडा का क्या हो? पूर्ण गुणक हो। पहले तो 1 से गुना हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, है ना। ये पूर्ण गुणक होगा किसमें? संपोषी व्यतिकरण में। समझ रहे हैं? अब देखिए ये जो है, इसके बाद अगला सवाल है सर विनाशी व्यतिकरण का असर। तो विनाशी व्यतिकरण तो ये हुआ, इसमें भी 2 चीज देखेंगे, एक देखेंगे कलांतर और दूसरा देखेंगे पथांतर। एक देखेंगे कलांतर, दूसरा क्या देखेंगे? पथांतर। तो जब इसका आप कलांतर निकालिएगा, किसका? विनाशी व्यतिकरण का, तो सबसे पहले निकलेगा सर पाई, उसके बाद निकलेगा आपका 3 पाई, उसके बाद निकलेगा 5 पाई, है ना। उसके बाद निकलेगा 7 पाई, इस तरह से निकलेगा। तो इसमें जरा सा नोटिस कीजिए, तो इसमें 2 पाई 4 पाई ये सम गुणक हुआ था, लेकिन यहाँ तो सर कुछ नहीं है। तो 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। तो पाई के सामने जो होता है ये होता है इसका गुणक। पाई का क्या हो जाएगा? गुणक। यहाँ देख रहे हैं सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारी संख्या क्या है? विषम संख्या है। इसलिए बोलेंगे सर इसमें विनाशी व्यतिकरण में कलांतर जो होता है पाई का, क्या कर रहा है? कलांतर पाई का विषम गुणक हो। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ? कलांतर जो है पाई का विषम गुणक हो, अर्थात दोनों पराकाश तरंगे विपरीत कला में हो। उसमें था सर सम गुणक और इसमें हो जाएगा विषम गुणक। बात समझ रहे हैं? और इसमें पथांतर का मान होता है 2n-1 इंटू लेमडा बाय 2 इंटू लेमडा बाय 2। अगर आप यहाँ पे 1 रखिएगा, अगर आप 1 रखिएगा तो 1 गुना 2, 2 घटा 1, 2 घटा 1 कितना होगा? 1, 1 गुना लेमडा तो हो जाएगा सर लेमडा बटे 2। बात समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 में 1 घटाइएगा, फिर से देखिए यहाँ 2 रखिएगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 घटाइएगा 3, और 3 गुना लेमडा तो 3 लेमडा बाय 2। बात समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6, 6 में से घटाइएगा 5, 5 गुना लेमडा तो हो जाएगा सर 5 लेमडा बाय 2। ठीक है। अगर आप यहाँ 4 रखिएगा तो 4 दूनी 8, 8 में घटाइएगा 7 लेमडा बाय 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सर? पथांतर जो है लेमडा बाय 2 को, लेमडा इसके कुछ आगे क्या है? 1 है, तो लेमडा बाय 2 के जस्ट सामने क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 1 3 5 7 ये कैसी संख्या है? सम है या विषम? बताइए। तो सर ये है विषम संख्या, अर्थात ये हो गया विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो है लेमडा बाय 2 का, लेमडा बाय 2 का विषम गुणक होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? पथांतर जो, इसको लिखिएगा लेमडा बाय 2, जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है। लेमडा बाय 2 का विषम गुणक हो, है ना। अब हम उम्मीद करते हैं संपोषी और विनाशी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है सर कला संबंध प्रकाश स्रोत और अकला संबंध प्रकाश स्रोत क्या है? ठीक है, दोनों को एक साथ समझाएंगे। देखिए कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कला संबंध प्रकाश क्या है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर जो है, अच्छा ये कलांतर क्या होता है बता देते हैं। कलांतर और पथांतर क्या होता है? 2 प्रकाश तरंगों के कला के अंतर को कलांतर कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकाश तरंगों के कला के अंतर को कलांतर कहते हैं और 2 प्रकाश तरंगों के पथों के अंतर को पथांतर कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ सवाल है
कि कला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं ऐसी तरंगें जिनके बीच का कालांतर समय के साथ नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है ना, उसे कला संबंध प्रकाश कहते हैं। पहले समझे कला संबंध प्रकाश क्या, जिनके बीच का जो कालांतर है उस समय के साथ नियत हो, बदले नहीं, तो ऐसे प्रकाश को कला संबंध प्रकाश कहते हैं। और जिस प्रकाश का स्रोत या फिर मतलब जिस स्रोत से ऐसी प्रकाश निकलती है उस स्रोत को कहा जाता है बाबू कला संबंध प्रकाश स्रोत। ये लिखे करते हैं तथा ऐसी तरंगों को उत्पन्न करने वाले स्रोत को कला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसी के आधार पर इसको भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ कला संबंध है, यहाँ क्या है अकला संबंध, तो यहाँ पे बोलेंगे जैसे नियत रहता है, तो यहाँ बोलेंगे बदलते रहता है। बात समझ रहे हैं? देखिए क्या लिखा है, ऐसी तरंगें जिनके बीच का कालांतर समय के साथ बदलते हैं, वहां बोले थे नियत रहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है बदल रहा है, तो इसमें बोले थे कला संबंध प्रकाश कहते हैं, तो इसमें बोलेंगे अकला संबंध प्रकाश कहते हैं। और ऐसी तरंगों को उत्पन्न करने वाला जो स्रोत है उस स्रोत को बाबू कहते हैं अकला संबंध प्रकाश स्रोत। क्लियर है? कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या होता है और अकला संबंध प्रकाश स्रोत क्या है? जिस स्रोत से कला संबंध प्रकाश निकलता है उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं, और जिस स्रोत से अकला संबंध प्रकाश निकलता है उसे अकला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं। अकला संबंध प्रकाश है क्या? तो वैसा प्रकाश जिनके तरंगों के बीच का कालांतर समय के साथ नियत हो अर्थात बदले नहीं, उसे कला संबंध प्रकाश कहते हैं। और अकला संबंध प्रकाश क्या है? ऐसा तरंग है जिनके बीच का कालांतर जो है समय के साथ बदलते रहे, उसे अकला संबंध प्रकाश कहते हैं, और जिनसे ये निकलता है उसे अकला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 5 को कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है सर प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। अगर पर्सनली पूछेगा संपोषी और विनाशी तो हम आपको बता दिए कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है ना। अब कह रहा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। पहला शर्त है सर दोनों प्रकाश स्रोतों को कला संबंध होना चाहिए। कला संबंध अभी जस्ट हम ऊपर में समझा है। दोनों प्रकाश स्रोतों को पहले क्या होना चाहिए? कला संबंध होना चाहिए। और दूसरा है दोनों प्रकाश स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी का मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें सिर्फ एक ही रंग हो, है ना, उसको कहा जाता है एक वर्णी। तो दोनों प्रकाश स्रोतों को क्या होना चाहिए? एकवर्णी होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोतों को सकरा, स्व में आधा चांद दे दीजिए ऐसे, है ना, सकरा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसके बाद दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले तरंगों के आयाम को बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। ये लिखा हुआ लगभग बराबर होना चाहिए। यही है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, आज का नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है सर प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? आप समझ रहे हैं? इस घटना को आप सबों ने रियलाइज किया होगा, जीवन में कभी न कभी देखा होगा। जैसे मान के चलिए ये चाकू, ठीक है, ये क्या है? चाकू। बात समझ रहे हैं? और इसमें तीव्र धार है। इसमें क्या है? तीव्र धार है ना। तीव्र धार मतलब बहुत तीक्ष्ण है। ये क्या है? बहुत ही तीक्ष्ण है। तीव्र धार का मतलब क्या है? इसमें बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीखा, ठीक है। अब मान के चले अगर प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, है ना, प्रकाश की किरण क्या करे? इस पर जब पड़ेगी तो ये क्या करे? चमकेगा, निश्चित रूप से चमकेगा। तो ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को जो पड़ता है ना उस पर, उसको फैला देता है। उसको क्या कर देता है? फैला देता है। इसी फैलने के कारण ये क्या होता है? चमकता हुआ नजर आता है। ये जितना अधिक तीक्ष्ण होगा वो प्रकाश जो है उतना अधिक फैलेगा, और वस्तु जो उतना ये धार जो है उतना ही चमकीला दिखाई पड़ेगा। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बात समझ रहे? देखिए क्या लिखे हैं, जब प्रकाश तीक्ष्ण परावर्तक सतह, ये क्या हुआ? तीक्ष्ण परावर्तक सतह पर आपतित होता है या अति सूक्ष्म छिद्र से होकर, अति सूक्ष्म बहुत ही छोटा सा छिद्र से होकर गुजरता है, तो प्रकाश की किरणों में फैलाव की घटना होती है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा, इस घटना की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर की जाती है, क्योंकि विवर्तन एक प्रकार का तरंगीय घटना है। देखिए जब आप ऑप्टिक्स स्टार्ट से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, तो ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हुआ किरण प्रकाश की और वेव ऑप्टिक्स हुआ तरंग प्रकाश की, ठीक है। तो किरण प्रकाशिकी में हम
ऐसी घटना का अध्ययन करते हैं जो प्रकाश के किरण से संबंधित हो, ठीक है। और तरंग प्रकाशिकी में हम प्रकाश के ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो प्रकाश के तरंग से संबंधित हो। तो चूंकि ये प्रकाश का विवर्तन जो है तरंग से संबंधित है, इसलिए इसका तरंग प्रकाशिकी में हम अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए इसका। अगला सवाल है सर, किसी तरंग में विवर्तन होने के शर्त को लिखें। तो किसी तरंग में विवर्तन हो, इसके लिए तरंग के तरंग दैर्घ्य, ये गलत लिखा हुआ बाबू, इसको लिख दीजिएगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य अंग्रेजी में कहते हैं वेव फ्रंट, ठीक है, की कोटि अवरोधक के आकार की होनी चाहिए। फिर से एक बार देखिए, किसी तरंग में विवर्तन हो, इसके लिए तरंग के तरंग दैर्घ्य की कोटि अवरोधक के आकार की होनी चाहिए। यही किसी तरंग में विवर्तन होने का शर्त है ना। हम उम्मीद करते हैं आज जो लगभग 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। इस क्लास के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।